गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर 85। ये है न्यू चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, क्लास 12th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। सो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं एक रीकैप देना चाहती हूँ। नीट 2026 बायोलॉजी सेक्शन लेक्चर सीरीज ये शुरू हुई थी 3 जुलाई 2025 को ऑन माय चैनल। मैंने यहाँ से शुरू किया था एवोल्यूशन, देन नेक्स्ट टॉपिक था बायोमोलिक्यूल्स, उसके बाद मॉलिकुलर बायोलॉजी विच इज़ मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसके बाद हमने सेल पढ़ा, देन सेल डिवीजन, देन जेनेटिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो जो बेसिक हमारी एक बैकग्राउंड रेडी हो गया, फाउंडेशन रेडी हो गया। उसके बाद हमने डाइवर्सिटी सीखी कि वेरिएशन से डाइवर्सिटी कैसे डेवलप होती है इन बायोलॉजी। तो इसके बाद हमने जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू किया था वो था लिविंग वर्ल्ड, देन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, देन प्लांट किंगडम एंड प्लांट में ही कंटिन्यू किया था। तो मैंने बीच में ये नहीं पढ़ाया। नेक्स्ट टॉपिक ये था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। दोनों ही चैप्टर्स साथ में कंप्लीट किए हैं एंड आज हम यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो मैंने सारे जो भी चैप्टर्स हो चुके हैं उन्हें इंडिविजुअल प्लेलिस्ट में ऐसे अरेंज किया है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि हर चैप्टर स्प्लिट किया गया है अलग अलग सेक्शंस में, क्योंकि सेक्शंस पे क्वेश्चंस आते हैं, पूरे चैप्टर पे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ओके, तो आप ऐसे जैसे फोटॉन्स हम कहते हैं ना, पैकेट ऑफ एनर्जी, वैसे ये लेक्चर वीडियोस हैं पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आप एक एक करके ये सारे चैप्टर्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ये हो चुका है एंड लेक्चर नंबर 85 ये अभी स्टार्ट हुआ है। तो यूट्यूब में आप अगर ये सर्च करेंगे @inherent1 तो आपको मेरा चैनल मिलेगा एंड वहाँ पर आपको ये प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस नीट 2026 लेक्चर सीरीज ऑन बायोलॉजी ये कंपाइल्ड मिलेंगे एक सिंगल प्लेलिस्ट में। चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये दो टॉपिक हम आज कवर करेंगे, फ्लावर स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट्स। ये पैराग्राफ 1 है ऑफ एनसीईआरटी चैप्टर। तो इसमें जो मेन हाईलाइट है वो ये है, ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। A look at the diversity of structures of inflorescence, flowers and floral parts show an amazing range of adaptation to ensure formation of the end products of sexual reproduction, the fruits and the seeds. So ये end products हैं। तो इसीलिए sexual reproduction in flowering plants को हम 3 different categories में divide करेंगे। सबसे पहले है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, इसमें गैमेट फॉर्मेशन होगा। तो आज हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे, तो वो होगा फीमेल गैमेट फॉर्मेशन। आज हम मेल गैमेट फॉर्मेशन पे फोकस करेंगे। देन उसके बाद फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन, ये हम पढ़ेंगे। ये है नेक्स्ट सेक्शन। इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, टू ए बायोलॉजिस्ट फ्लावर्स आर साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो ऐसा क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये पार्ट हमने मॉर्फोलॉजी में भी डिस्कस किया था। फ्लावर्स में ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। एंथर जो कि स्टेमन का पार्ट है, दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड दिस वन कार्पेल इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सो 4 इंपॉर्टेंट वर्ल्स हैं फ्लावर में, कैलिक्स, वर्ल ऑफ सेपल्स, कोरोला, वर्ल ऑफ पेटल्स, एंड्रोएशियम, वर्ल ऑफ स्टेमेंस एंड गाइनोशियम, वर्ल ऑफ कार्पेल्स। सो अभी हम देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन में स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स।
सो दिस इज द पैराग्राफ फ्रॉम एनसीईआरटी. इसमें इंपॉर्टेंट लाइंस हैं. दिस वन, several hormonal and structural changes are initiated which lead to the differentiation and further development of floral primordium. सो फ्लावर बनने से पहले जो फ्लोरल प्राइमोडियम है उसमें डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट होंगे, एंड ये होते हैं बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स. सो देखिए मेल पार्ट ये है. सो दिस इज स्टेमन. स्टेमन का ये जो पार्ट है विच इज द स्टॉक, उसे कहते हैं फिलामेंट, एंड दिस पार्ट इज एंथर. सो एंथर का ट्रांसफर सेक्शन आज हम पढ़ेंगे. सो इस पैराग्राफ में ये लाइंस इंपॉर्टेंट है. लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट एंड द टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एंथर. ये दो पार्ट्स होते हैं स्टेमन के. द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस. सो प्रॉक्सिमल एंड ये एंड है, ओके ये थैलेमस से अटैच्ड है. ये प्रॉक्सिमल है, ये डिस्टल एंड है. The number and the length of the stamens are variable in flowers of different species. Next paragraph. देखिए इसमें काफ़ी सारे important points हैं. A typical angiosperm anther is bilobed with each lobe having two theca. They are dithekas. So ये दो lobes हैं and हर lobe में आपको ये दो दो chambers दिखेंगे. So chambers को ही theca कहा गया है. ओके तो ये लोब एंड इसके दो थीका. द एंथर इज फोर साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ फोर माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर्स, टू इन ईच लोब. सो माइक्रोस्पोरेंजिया उस रीजन में स्पोर्स डेवलप होंगे जो कि पॉलन ग्रेन्स हैं. द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सैक्स. सो इसी के अंदर लेंथ वाइज पूरे पोलन भरे रहेंगे. They extend longitudinally all through the length of an anther and are packed with pollen grains. ये सेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वीडियो का. स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम. In a transverse section, a typical microsporangium appears near circular in outline. It is generally surrounded by four wall layers. एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर है, देन उससे अंदर होगी एंडोथीशियम. ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी पोलन ग्रेन्स को रिलीज होने में, वो हम बाद में पढ़ेंगे. देन मिडिल लेयर एंड इनर मोस्ट लेयर है टेप्टम. सो आउटर थ्री वॉल लेयर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डिहाइसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज पोलन. तो एंथर ओपन अप होंगे एंड उसमें से पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे. द इनरमोस्ट वॉल लेयर इज टेप्टम. इट नरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स. Cells of the tapetum possess dense cytoplasm and generally have more than one nucleus. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आप सबको पता ही होगा, ये नीट 2025 का क्वेश्चन था. सो ये है क्वेश्चन नीट 2025 का. Cells of the tapetum possess dense cytoplasm, generally have more than one nucleus. Same line जो NCERT से पिक की गई है. Reasons: presence of more than one nucleus in the tapetum increases the efficiency of nourishing the developing microspore mother cell. तो देखिए ये दोनों ही करेक्ट हैं एंड रीजन इज द राइट जस्टिफिकेशन. तो फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचने का है कि ज़्यादा न्यूक्लियाई होंगे तो वो नरिशमेंट में हेल्प करेंगे. तो आंसर इसका हो जाएगा 1. एंड इसका जस्टिफिकेशन यही है, एडेप्टेशन फॉर हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी. सो ज़्यादा न्यूक्लियर मटेरियल रहेगा विच इज़ कॉल्ड पॉलीप्लॉइडी. देखिए न्यूक्लियस डिवीजन हो रहे हैं और साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो रहा है, इसीलिए नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इंक्रीज हो गई हैं. और ज़्यादा जेनेटिक मटेरियल रहेगा तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हाई रहेगी. इट हेल्प्स इन एफिशिएंट न्यूट्रिएंट सिंथेसिस एंड ट्रांसफर. कैन यू थिंक ऑफ हाउ टेप्टल सेल्स बिकम बाइन्यूक्लिएट. सो बाइन्यूक्लिएट कैसे बनेंगे, उसमें जब साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, ओनली कैरियोकाइनेसिस होगा.
न्यूक्लियस डिवाइड्स बट द सेल डज नॉट अंडरगो साइटोकाइनेसिस. सो न्यूक्लियर डिविजन्स को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस एंड नो साइटोकाइनेसिस इज हैपनिंग. Repeated mitotic division without cytokinesis leads to polyploidy or multinucleate cells. When the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cells called sporogenous tissue occupies the center of each microsporangium. यहाँ पर सेंटर में है स्पोरोजीनस टिश्यू. तो यहाँ के जितने भी सेल्स रहेंगे ओके वो एक पोटेंशियल पोलन ग्रेन बनाने के लिए केपेबल हैं, इसीलिए उनको स्पोरोजीनस कहते हैं. जीनस यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है देयर एबिलिटी टू जेनरेट द पोलन ग्रेन्स. आउटर मोस्ट एपिडर्मिस है. देन नेक्स्ट लेयर एपिडर्मिस से अंदर की तरफ अगर जाएं तो एंडोथीशियम, एंड देन उससे भी अंदर जाएंगे तो मिडिल लेयर, एंड फाइनली इनर मोस्ट लेयर इज टेप्टम जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होगी. As the anther develops, the cells of the sporogenous tissue undergo meiotic divisions to form microspore tetrad. What would be the ploidy of the cells of the tetrad? So, क्योंकि हमने सेल डिवीजन चैप्टर अच्छे से समझ लिया है, मायोसिस को समझ लिया है, तो ये तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. स्पोरोजेनस टिश्यू होता है डिप्लॉयड 2n, और मायोसिस होगी तो उसके बाद 4 सेल्स बनेंगे, इसीलिए इसको टेट्राड कह रहे हैं, एंड वो हैप्लॉइड होंगे. ये रिडक्शनल डिवीजन होता है, मायोटिक डिविजन्स. सो ये हैप्लॉइड हैं. सो नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, ईच वन इज पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल. सो स्पोरोजिनस टिश्यू में जो सेल्स हैं वो हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल. The process of formation of microspore from a pollen mother cell, which is PMC, through meiosis is called microsporogenesis. तो ये है definition of the process. The process of formation of microspores from pollen mother cell through meiosis. The microspore, as they are formed, are arranged in cluster of 4 cells, the microspore tetrad. As the anther mature and dehydrate, the microspore dissociate from each other and develop into pollen grains. तो यहाँ पर देखिए मैंने dehydrate को हाईलाइट किया हुआ है. जो एंथर है उसका डिहाइसेंस क्या होता है, बेसिकली जो एंडोथीशियम लेयर है उनके जो सेल्स होते हैं वो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं. ओके तो एंथर जब ड्राई आउट होगा तो हाइग्रोस्कोपिक सेल्स मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेंगे, एंड उस वजह से उनकी जो वॉल्स हैं वो क्रैक ओपन होंगी, एंड ये ओपन अप हो जाएगा ये सारा स्ट्रक्चर, एंड सारे पोलन ग्रेन्स रिलीज हो जाएंगे. देखिए ये पॉइंट एनसीईआरटी में दिया नहीं गया है. एज द एंथर मैच्योर्स एंड ड्राइज, द एंडोथीशियम्स हाइग्रोस्कोपिक सेल्स एब्जॉर्ब मॉइस्चर, creating tension due to uneven thickness of their walls. This tension causes the anther to split open, releasing the pollen. So अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो 4 लेयर्स हैं, एपिडर्मिस, देन एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टेप्टम, इसमें से डिहाइसेंस में कौन हेल्प कर रहा है, तो आपका आंसर होगा एंडोथीशियम. एंड अगर आप टेक्स्ट बुक में अगर देखें तो यहाँ पर ऐसे स्पेसिफिकली सेल के बारे में मेंशन नहीं है, बस यहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है, एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, द माइक्रोस्पोर डिसोशिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन्स. सो डिहाइसेंस ऑफ एंथर का एक्चुअल मीनिंग है स्प्लिट ओपन, द एंथर split open, and this is how pollen grains are released. सो ये है पोलन टेट्राड. टेट्राड क्योंकि मायोसिस हुआ है, 4 सेल्स बनते हैं, 4 हैप्लॉइड, तो वो इसी तरह से अरेंज्ड हैं. देन जो इनिशियल एक सिंगल सेल रहेगा वो डिवाइड होके 2 न्यूक्लियाई बनाएगा, एंड इसमें भी देखिए साइटोकाइनेसिस तो हुआ है लेकिन वो अनइक्वल हुआ है. इस रीजन से एक सेल के पास ज़्यादा साइटोप्लाज्म है एंड दूसरे के पास कम है. तो जो सेल के पास ज़्यादा साइटोप्लाज्म है उसे कहते हैं वेजिटेटिव सेल.
अगेन इसका देखिए, इसके नाम में ही इसका हिंट छुपा हुआ है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वेजिटेटिव सेल? इट इज नॉट जेनरेटिव. ये रिप्रोडक्शन में रोल प्ले नहीं करेगा, ये इसको नरिश करेगा जेनरेटिव सेल को. जेनरेटिव सेल्स में कम साइटोप्लाज्म है, ये पॉलन ट्यूब के थ्रू मूव होते हैं. ओके, इसीलिए इसका साइटोप्लाज्म कंटेंट भी कम रहेगा. So, if you touch the opened anthers of hibiscus, you would find deposition of yellowish powdery pollen grains on your fingers. So देखिए, ये है हिबिस्कस मोनोडेल्फस. तो जो फिलामेंट है वो यूनाइटेड है इन वन बंडल, लेकिन एंथर्स फ्री हैं इसमें. ओके, एंड ये जो येलो आपको दिख रहा है ये है इस पे पॉलन ग्रेन्स अटैच्ड. तो एक और अच्छी इमेज ये देखिए, हनी बी के ऊपर आपको दिख रहा है यहाँ पर पूरा येलो येलो, ये सारे पॉलन ग्रेन्स इस पे अटैच्ड हैं. ये देखिए, ये सारे पॉलन के डिफरेंट साइजेस, शेप्स, कलर्स, डिज़ाइन हैं. इतनी वैरायटी है पॉलन ग्रेन्स की. देन pollen grains are generally spherical, measuring 25 to 50 micrometers in diameter. pollen grain की दो layers होती हैं. exine, this is exine, it is made up of sporopollenin, and जो inner layer है वो है intine. तो देखिए, स्पोरोपोलिनिन की वजह से, क्योंकि स्पोरोपोलिनिन एक रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, ये हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, एल्कली एंड एंजाइम्स. सो एक्साइन लेयर की वजह से पोलन ग्रेन्स को प्रोटेक्शन मिलता है. पोलन ग्रेन एक्साइन हैज प्रोमिनेंट एपर्चर कॉल्ड germ pores where sporopollenin is absent. So germ pore as the name suggests, यहीं से ही pollen tube बाहर आएगी जिसमें generative cells होंगे. Pollen grains are well preserved as fossils because of the presence of sporopollenin. The exine exhibit a fascinating array of pattern and design. Why do you think the exine should be hard? In order to protect the generative cells inside. What is the function of germ pore? Germ pore के through pollen tube बाहर आएगा. The inner wall of the pollen grain is called intine. तो outer is exine जो कि sporopollenin से बना है, and intine is made up of cellulose pectin. Okay, it is thin layer, continuous layer made up of cellulose and pectin. The cytoplasm of pollen grain is surrounded by a plasma membrane. नेक्स्ट देखिए, व्हेन द pollen grain is mature it contains two cells, the vegetative cell and generative cell. वेजिटेटिव सेल ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था, वो बड़े होते हैं, उनमें अबेंडेंट फूड रिजर्व होगा एंड लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस. जेनरेटिव सेल इज स्मॉल, floats in the cytoplasm of vegetative cell. It is spindle shaped with dense cytoplasm and a nucleus. एंड 60% एंजियोस्पर्म में 2 सेल स्टेज पे पॉलन शेड आउट होते हैं एंड रिमेनिंग स्पीशीज में 3 सेल स्टेज में. बिग वेजिटेटिव सेल एंड स्मॉल जेनरेटिव सेल. देन पॉलन ग्रेन्स की वजह से एलर्जीज होती हैं एंड ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस. सो एजमा एंड ब्रोंकाइटिस, ये दो इश्यूज हैं जो कि पॉलन ग्रेन की एलर्जी से हो सकते हैं. It may be mentioned that Parthenium or carrot grass that came into India as contaminant with imported wheat has become ubiquitous in occurrence and causes pollen allergy. तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी वजह से भी एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं. पार्थेनियम, जिसका एक और कॉमन नाम है कैरेट ग्रास. नेक्स्ट ये पॉइंट, pollen grains are rich in nutrients and therefore they are used as food supplement. Western countries में large number of pollen products in the form of tablets and syrups are available in the market. And देखिए, athletes and race horses, उनकी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए ये सप्लीमेंट लिया जाता है, pollen tablets as supplements. ये कमर्शियली अवेलेबल pollen प्रोडक्ट. यहाँ पे देखिए, नेचुरल बी collected pollen in tiny golden pods.
सो बीज जो पॉलन कलेक्ट करती हैं, तो इन नेचर बीज उस पे फीड करते हैं। ओके, वो नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन्स का एक ऐसा मिक्स बना देते हैं बॉल, एंड उसको बी हाइव्स में स्टोर किया जाता है जिस पे बीज फीड करते हैं। बट देन इसको भी कमर्शलाइज किया गया है। देन नेक्स्ट ये लास्ट है, when once they are shed, pollen grains have to land on stigma before they lose viability. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस पैराग्राफ को मैंने इस तरह से यहाँ समराइज किया है। ओके, देखिए ये है स्टिग्मा। तो जब पॉलन इसमें लैंड करते हैं तो वो जो जर्म पोर के बारे में बात हो रही थी, उसके थ्रू पॉलन ट्यूब ऐसे बाहर प्रोजेक्ट होते हैं एंड देन दे फर्टिलाइज। तो एग सेल को फर्टिलाइज करेगा एक जनरेटिव सेल, एंड दूसरा जनरेटिव सेल पोलार न्यूक्लियाई को। तो पोलार न्यूक्लियाई से बाद में सेंट्रल सेल बनता है जो कि एंडोस्पर्म बनेगा, एंड एग सेल फर्टिलाइज होने के बाद जाइगोट बनेंगे, एंड जाइगोट से एम्ब्रियो। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही तो रोल है पॉलन ग्रेन्स का, टू ट्रांसफर द मेल गैमेट। अब यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स दिए हैं। पोएसिए में राइस एंड व्हीट 30 मिनट्स वायबिलिटी होती है पॉलन ग्रेन्स की, एंड रोजेसिए, लेजुमिनोसिए, सोलानेसिए में मंथ्स तक होती है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है वायबिलिटी फॉर मंथ्स इन दीज 3 फैमिलीज। नेक्स्ट, पॉलन बैंक। ये क्या होता है? द पॉलन ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन का बहुत लो टेम्परेचर होता है, -196 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये जब स्टोर कर लिया तो इसकी वायबिलिटी इफेक्ट नहीं होगी। ओके, इसमें ये वायबल रहेंगे एंड देयरफॉर वो क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूजफुल होंगे। तो देखिए ऐसा कुछ होता है, बहुत बड़ा सिलेंडर होता है, डबल लेयर। ओके, एंड इसके अंदर इस तरह के ये यूनिट्स जाते हैं, एंड ये जो इन बॉक्सेस हैं, इन बॉक्सेस में ये ट्यूब्स जाते हैं। तो हम इसमें स्टोर करते हैं पॉलन ग्रेन्स, एंड देन इनको इन बॉक्सेस में रखा जाता है, एंड इस पूरे यूनिट को अंदर डाला जाता है। इस टेक्निक को कहा जाएगा क्रायो प्रिजर्वेशन। जब आप ठंडी लो टेम्परेचर को यूज़ कर रहे हैं, क्रायो वर्ड, ये प्रीफिक्स से आपको समझ जाना चाहिए कि ये लो टेम्परेचर की बात हो रही है, एंड प्रिजर्वेशन मीन्स स्टोरेज। सो क्रायो प्रिजर्वेशन इन लिक्विड नाइट्रोजन। ये टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। -196 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन था 2016 में। Which one of the following statement is not true? Tapetum helps in dehiscence of anther. This is not true. Which layer helps in dehiscence? वो है एंडोथीशियम। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। This is not true. This is false. Therefore, this is the answer. Exine of pollen grains is made up of sporopollenin. Correct. Pollen grains of many species cause severe allergies. Correct. Stored pollen in liquid nitrogen can be used in crop breeding programs. Correct. ये तीनों statements correct हैं. Only this is wrong. Tapetum is for nourishment. For dehiscence, it is endothecium. So option 1 is the answer. तो इसके साथ ही हमने ये सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। कल हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। Thanks a lot for watching my video and take good care of yourself.